दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। और आपका मन करे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। अब एक सिंपल सी बात है यार, चैप्टर का नाम ही इकोसिस्टम है तो जाहिर सी बात है हमें इकोसिस्टम का मतलब तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम का मतलब समझने के लिए हम यहाँ पे एक जंगल बना लेते हैं, है ना। और जंगल में क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे। तो ये हमने पेड़ बना दिया, ये एक और पेड़ बना दिया, ठीक है। अब पेड़ पौधे तो जंगल में होंगे और जंगल में पेड़ पौधों के साथ एक जानवर भी होंगे। मान लो ये हम अपना टाइगर बना देते हैं, बहुत खतरनाक सा, बहुत डेंजरस सा ये अपना टाइगर बन चुका है। अब देखिए इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो ये पूरा क्या है, एक फॉरेस्ट है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, रेड कलर का फॉरेस्ट। ये मान लो अपना पूरा एक फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट में पेड़ पौधे हैं और ये अपना जानवर है। अब जाहिर सी बात है ये टाइगर यहाँ पे किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जंगल का, फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जंगल में पानी की क्या सुविधा है, वाटर कैसे है, कहाँ पे है, उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। जंगल में ह्यूमिडिटी कैसी है, जंगल में सोयल कैसी है ना। और जंगल में बाकी के भी एनिमल्स होंगे ना, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह, है ना, मेरी बात सुनना अब, कि ऐसी जगह जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, फिर से बोलता हूं मैं कि ऐसी जगह जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग्स के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे शेर की बात करें तो शेर के लिए ये जो जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है, उसका इकोसिस्टम हो जाएगा। मान लो किसी तालाब में कोई मछली है तो उस मछली के लिए वो तालाब उसका इकोसिस्टम हो जाएगा। तो डेफिनेशन अपने को समझ में आ गई। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऐसी जगह, इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ। यही इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। अब इकोसिस्टम का ये एक सुपर हिट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या होती है तो उसका आंसर जाना चाहिए इकोसिस्टम। यहां पे मैं आपको 10 सितारे लगा देता हूं इस क्वेश्चन पे। फिर से रिपीट करता हूं, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या होती है, इकोसिस्टम होती है। बिल्कुल दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो इकोसिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल यानी जमीनी भी हो सकता है ना, जमीन पे भी हो सकता है, या फिर एक्वाटिक यानी पानी में भी हो सकता है। जमीन पे तो देखो अपने को नाम से ही पता लग जाएंगे, जमीन पे जैसे कि जंगल है, फॉरेस्ट है ना। डेजर्ट भी कहाँ पे है, जमीन पे है। ग्रासलैंड भी, ये इसमें टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे। एक्वाटिक यानी पानी वाले, पोंड आ जाएगा, लेक आ जाएगा, रिवर और वेटलैंड, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब मैन मेड की बात करें तो जैसे देखो अपने खेत है, मान लो खेत तो हमने ही बनाया ना, इंसानों ने ही बनाया, यानी मैन मेड है ना। या फिर इसको आप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोल सकते हो। अब खेतों में भी तो होगा ना, छोटे छोटे जानवर हैं, छोटे छोटे एनिमल, इंसेक्ट हैं, उनके लिए तो वही इकोसिस्टम हो जाएगा। तो ये क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। या फिर मान लो मैं एक बड़ा सा एक्वारियम खरीद के ले आता हूं और उसमें 100-200 मछलियां छोड़ देता हूं, है ना। और सिंपल सी बात है, उन मछलियों के लिए तो वो एक्वारियम ही क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा। तो वो भी एक्वारियम भी क्या है, एक मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। देखो स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। देखो मान लो ये अपने पास एक जंगल है, ये अपने पास एक जंगल है। अब जंगल में क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे। मान लो ये है जंगल की घास है, ये जंगल की घास है ना। अब उससे क्या होंगे, जंगल की घास से बड़े बड़े, उससे बड़े भी पेड़ पौधे होंगे। ये घास है, ये थोड़े बड़े वाले पेड़ पौधे हैं, ठीक है। फिर क्या है, उससे थोड़े बड़े वाले पेड़ पौधे आ गए। फिर क्या है, सबसे बड़े क्या आ जाएंगे, अपने पास पूरे ट्री आ जाएंगे, सबसे ऊंचे जो होंगे। तो यहाँ पे अगर हाइट वाइज देखो तो देखो घास जो है वो सबसे नीचे है हाइट में, ठीक है। फिर उससे ऊपर थोड़े ऊपर आए, है ना। फिर उससे ऊपर थोड़े और ऊंचे वाले, फिर सबसे ऊपर जो सबसे बड़े पेड़ हैं वो सबसे ऊपर हाइट पे है ना। तो ये है एक तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना। वर्टिकल देखो, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट है ना। एक तरीके से क्या है, ये प्लांट्स की क्या हो रही है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। प्लांट्स का तो हमने एग्जांपल लिया है ना। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं, बोलते हैं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो वो ये ट्री जो है अपने टॉप पे आ जाएंगे, है ना। जो पेड़ है अपने टॉप पे आ जाएंगे। जो घास है ना, हर्ब एंड ग्रास है, घास है, वो बॉटम पे आ जाएगी। और बीच वाली हाइट वाले वो बीच में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देखो बेसिकली क्या है ना,
इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं और इस चैप्टर में अपने को यही 4 चीजें पढ़नी है कि किसी भी इकोसिस्टम में क्या चलता है। प्रोडक्टिविटी होती है, डीकंपोजिशन होती है, एनर्जी फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। और अपने को इस चैप्टर में यही 4 चीजें पढ़नी है। पहले हम ये वाली पढ़ेंगे, फिर हम ये वाली पढ़ेंगे, फिर ये वाली और फिर ये वाली, सिंपल तरीके से। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्टिव वाले, किसके साथ, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, कौन सा, प्रोडक्टिविटी वाला। ठीक है, अब यहां पे ये चीजें थोड़ा सा गड़बड़ करती हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और से। ठीक है, तो इनको समझाने के लिए मैं आपको फिर से सफेद जमीन पे लेके चलता हूं। देखो यहां पे सिंपल तरीके से समझाऊंगा, इसको पकड़ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो मान लो ये अपना प्लांट है, कोई ये अपना प्लांट है। अब प्लांट को मान लो जंगल में है, ये कौन खा गया, हिरण खा गया, इसको डियर खा गया। प्लांट को हिरण खा गया, डियर खा गया। अब डियर को, है ना, हिरण को कौन खाएगा, सीधी सी बात है, इसको शेर खा जाएगा, है ना। ये फ्लो अपने को बिल्कुल कॉमन है, ये 5वीं क्लास वाला बच्चा भी बता देगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी बनी कहां से है, बनी कहां से है, इनिशियल। तो जाहिर सी बात है, प्लांट जो है, देखो मान लो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक प्लांट है। ठीक है, अब जहां से ये एनर्जी लेगा वो क्या चीज है, तो जाहिर सी बात है सनलाइट है। अब सनलाइट इसके ऊपर आएगी तो सनलाइट की हेल्प से ये प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये क्या बनाता है, फूड यानी खाना बनाता है। बेसिक बोले तो ये प्रोडक्शन करता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, अब ये प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से जो एनर्जी जो प्रोडक्शन की, उसको हम बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसको हमने अब बोल दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, प्लांट ने जो ये प्रोडक्शन की है ना, इसका यूज वो खुद के लिए भी करेगा। ऐसा तो नहीं है ना सब वो बाकी के खा लोगे, खुद के लिए भी तो यूज करेगा, उसने खुद के लिए भी बनाई है ना। तो खुद के लिए जो वो यूज कर लेगा उसको, है ना, खुद की क्या, खुद की रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेगा, उसको हम आर बोल देंगे कि रेस्पिरेटरी लॉस, जो प्लांट ने खुद के लिए यूज कर ली। ठीक है, तो जीपीपी प्लांट ने टोटल बनाई थी और उसमें से प्लांट आर जो है वो यूज कर चुका है। तो डियर के लिए जो अवेलेबल होगी वो क्या होगी, उसको हम बोल देंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। डियर को कितनी मिलेगी, ये मिलेगी, टोटल इतनी बनी थी, उसमें से ये प्लांट ने यूज कर दी, तो डियर को मिली जो ये मिली, है ना। डियर को कितनी मिली, यहां पे लिख देता हूं मैं, कितनी मिली, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, डियर के पास ये है तो डियर उसमें से खुद के लिए भी यूज करेगा, है ना। मान लो इसको मैं डी लिख देता हूं कि डियर ने ये खुद के लिए यूज कर ली, डियर ने ये खुद के लिए यूज कर ली। एनपीपी माइनस डी लिख देते हैं। अब लोयन के लिए कितनी अवेलेबल होगी उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी जो डियर ने प्रोड्यूस की है ना, ये लोयन को मिलेगी, कितनी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, जिसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये है सारा बिल्कुल सिंपल है। जीपीपी क्लियर है, एनपीपी क्लियर है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन प्रोड्यूस करेगा, ये लोयन को मिलेगी। यहां पे मैं लिख देता हूं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये है सारा फंडा, वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से है। ठीक है, ये क्या है, जीपीपी, है ना, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको थोड़ा सा यहां पे ले आते हैं। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो प्लांट ने बनाई, क्या, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाई, है ना। उसमें से आर क्या है, प्लांट ने खुद यूज कर ली, और फिर क्या बच गई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच गई, जो हमने हिरण को जो मिली थी। ठीक है, हिरण को जो मिली थी, अब हिरण ने अपने लिए यूज कर ली, यूज्ड बाय कंज्यूमर, है ना। और जो लोयन को कितनी मिली, फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मिली। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर कौन सा, डियर की बात हो रही है, जो प्राइमरी कंज्यूमर था। ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो यहां पे पूछा क्या गया है, बेसिकली अपने ओशियन की बुराई की गई है, ओशियन की यहां पे बुराई की गई है। क्या बोला गया है कि ओशियन जो एरिया है वो कितना लेते हैं, 70%, कि टोटल दुनिया का जो एरिया है ओशियन का कितना है, 70% एरिया है, बट उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी बहुत कम कैसे है, देखो टोटल प्रोडक्टिविटी ये है 170 बिलियन टन, जबकि ओशियन की इसमें से कितने हैं, 55 बिलियन टन है, कि लगभग ये कितनी हो जाएगी, शायद ये 33% लगा लो आप, है ना। तो 33% इनकी कितनी है, प्रोडक्टिविटी है, जबकि एरिया की ये ऐसी तैसी करके बैठे हैं, 70% एरिया ये लेके बैठे हैं। ठीक है, तो ये बात यहां पे अब बताई गई है। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है डीकंपोजिशन। देखो इस टॉपिक में ना 2 दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत है कि इनको फ्लो में कैसे याद करें, कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये हो गई पहली दिक्कत।
दूसरी दिक्कत है कि जैसे ह्यूमिफिकेशन आ गया तो नाम से कैसे पहचाने कि उसमें क्या क्या होगा, है ना। जैसे कि लीचिंग आ गया, जैसे कैटाबॉलिज्म आ गया, जैसे फ्रेगमेंटेशन आ गया, तो नाम से, जो कि एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है, ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस आपके सामने लिखी हुई है, तो इनको लाइंस को कैसे पहचाने अपने एग्जाम में आ गई। तो पहली दिक्कत मैं आपकी दूर करने जा रहा हूं कि फ्लो में इनको स्टेप वाइज कैसे याद करें। देखो, हमें जिंदगी में कामयाब होना है, हमें आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, आसमान तक हमें जाना है, यानी फलक, फलक क्या होता है, आसमान होता है, तो फलक FLC यानी फलक तक जाना है, किसे, हमें फलक तक जाना है हमें। तो ये फ्लो हो गया, सबसे पहले आएगा फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। तो पहली दिक्कत तो अपनी क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टेप वाइज कैसे बताएं कि इसमें क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा। तो फ्रेगमेंटेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्रेगमेंट कर दिए हैं, मान लो ये कोई बड़ी चीज है और इसे हम तोड़ के इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दें तो क्या हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। अब किसे तोड़ना है, तो डीकंपोजिशन है, तो किसे तोड़ेंगे हम, डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन यानी तोड़ देंगे। अब डेट्राइटस क्या होता है, देखो मान लो कोई भी एनिमल है या फिर कोई भी प्लांट है, तो जाहिर सी बात है इनका कुछ लाइफ स्पैन होता है, इनकी कुछ उम्र होती है, तो एक उम्र के बाद ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो डेड हो जाएंगे तो ये कहां गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेट्राइटस बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल क्लियर है, किसने किया, लगभग ये अर्थवॉर्म जैसे ये एनिमल ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग में जो आपको वर्ड पकड़ना है वो है गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। पूरी लाइन क्या है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू सोइल एंड ये अपनी हिट लाइन बनेगी जो अपने को पहचाननी है, गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म को पहचानने की सिंपल सी टेक्निक क्या है, सिंपल सी टेक्निक क्या है कि जहां पे भी बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम आ जाए, ठीक है, मैंने क्या बोला, जहां पे भी बैक्टीरिया का या फिर फंगस का इनका एक्शन आ जाए जिस भी स्टेप में, वही अपना स्टेप कौन सा है, कैटाबॉलिज्म वाला स्टेप है, बात खत्म है। मैंने क्या बोला, कैटाबॉलिज्म जब भी आ जाए तो हमें क्या देखना है, बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम का एक्शन कहां पे दिया हुआ था, बात खत्म है। अब नेक्स्ट स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन अपना बन गया। अब मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि ह्यूमस, देखो पहला क्वेश्चन हो गया ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमस जो होता है वो डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस होता है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस होता है क्या, ह्यूमस होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ह्यूमस जो होता है ना, और यही क्वेश्चन इसका सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि ह्यूमस जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये इसका तीसरा क्वेश्चन बन गया। इससे अलग इसमें क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट अपना स्टेप है मिनरलाइजेशन। देखो नाम से पता लग रहा है, मिनरलाइजेशन यानी मिनरल्स जो है, मिनरल्स यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं पार को, पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को हम समझने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखो अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, सन है ना, सन यानी सूरज, सन बोले तो सूरज है, ठीक है। और यहां पे कोई प्लांट है, यहां पे कोई प्लांट है, ये प्लांट क्या, पूरा ट्री है, पेड़ है। अब जाहिर सी बात है, सन से क्या आएगी, सनलाइट आएगी, सन से क्या आएगी, सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी, ठीक है। अब सनलाइट में जो लाइट है ना, ये टोटल लाइट आ रही है, इसमें बहुत तरीके की लाइट है, बहुत तरीके की, मतलब है उनकी क्या है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, उनकी क्या है, अलग अलग वेवलेंथ होती है जो टोटल लाइट आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वेवलेंथ है, ऐसी कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट है जिसको ये प्लांट कैप्चर कर सकता है, तो इसको क्या है, आपको याद रखना है, 400 नैनोमीटर से कितनी, 700 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ की जो लाइट आएगी सिर्फ उसी को ये प्लांट कैप्चर कर सकता है। बाकी इसके लिए जो टोटल आ रही है बाकी सारी वेस्ट है, सिर्फ इसको कैप्चर कर सकता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पार बोलते हैं, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब ये होती कितनी है, तो जितनी टोटल लाइट आई है ना, जितनी टोटल लाइट आई है उसमें से
जितनी टोटल लाइट आई है उसमें से लेस देन 50% क्या होती है, अपनी पार होती है। टोटल लाइट की लेस देन 50% क्या होती है, पार होती है। इतनी बातें समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब लेस देन 50% तो ये होती है, बट टोटल पार का है ना, टोटल पार का जो ये प्लांट है ना, ये कितना कैप्चर कर पाता है, सिर्फ 2 से 10%, 2 to 10%। वही बातें यहां पे लिखी गई है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की। सोलर रेडिएशन जो आई है उसमें से लेस देन 50% क्या है, पार है, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जिसकी वेवलेंथ भी हमने देख ली कितनी होनी चाहिए, 400 से 700 नैनोमीटर होनी चाहिए। और पार का भी 2 से 10% ही क्या है, कैप्चर्ड बाय प्लांट, है ना। बाकी की पार कैप्चर नहीं करते, सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट उसका कैप्चर करते हैं। तो ये बातें भी अपने समझ में आ गई, ठीक है। अब प्लांट ने क्या किया, पार को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। किस लिए किया, है ना, लाइट। प्लांट जो लाइट को कैप्चर करेगा, किस लिए करेगा, क्योंकि उसे क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है। उसे क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है। और इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से बना रहे हैं, क्या, खाना बना रहे हैं। किसका यूज करके, सोलर एनर्जी का यूज करके खाना बना रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी को प्लांट क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए उनको कन्वर्टर्स या फिर ट्रांसड्यूसर्स भी बोल दिया जाता है। तो प्रोड्यूसर्स में क्या आएंगे, अपने ग्रीन प्लांट्स आएंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ना, ग्रीन प्लांट यानी ऑटोट्रोफ यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब यहां पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनेगा कि इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो मेजर ऑटोट्रोफ है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक्वाटिक यानी पानी वाले इकोसिस्टम में जो मेजर ऑटोट्रोफ यानी खुद खाना बनाने वाले यानी कि प्रोड्यूसर्स कौन है, वो कौन है, फाइटोप्लैंक्टन है। बहुत प्यारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये प्लांट है अपने पास, मान लो ये प्लांट है, ये तो भाई फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना बनाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट को एक एनिमल खाएगा, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं कंज्यूमर बोल देते हैं, है ना। प्लांट क्या हो गए, अपने प्रोड्यूसर हो गए। अब प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, अपना कंज्यूमर खाएगा। अब कंज्यूमर भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं मैक्रो कंज्यूमर यानी बड़े साइज के, और माइक्रो यानी बहुत छोटे साइज के, ठीक है। अब मैक्रो कंज्यूमर में क्या आ जाएंगे, मोस्टली एनिमल्स, जो अपने मेनली जानवर होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और माइक्रो में आ जाएंगे अपने डीकंपोजर्स, ठीक है। तो यहां पे मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, अगर आपके सामने आ जाए कंज्यूमर, तो आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रॉडली पूछा जाए तो कंज्यूमर अपने क्या होते हैं, मोस्टली जो भी एनिमल्स हैं वो अपने होते हैं। इसको थोड़ा सा आप हटा के चलना, है ना। ये माइक्रो वाला कंसेप्ट अब भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीकंपोजर्स की, ठीक है। इन डीकंपोजर्स की बात हो रही है कि डीकंपोजर्स करते क्या है। देखो, डीकंपोजर है तो क्या करेंगे, डीकंपोज करेंगे किसको, डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, ठीक है। अब यहां प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट है, कंज्यूमर क्या होते हैं, मैंने बात की अभी, एनिमल होते हैं। तो प्लांट हो या एनिमल हो तो उनका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है ना, कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद कभी तो इनकी उम्र पूरी हो जाएगी। तो उम्र पूरी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अब डेड होके ये जमीन पे गिरेंगे। अब जमीन पे जब ये गिरेंगे तो इनको कौन डीकंपोज करेगा, बैक्टीरिया या फिर फंजाई। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजर्स बोलते हैं, ठीक। तो बैक्टीरिया या फंजाई करते क्या है, जैसे कोई भी डेड बॉडी है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, ये एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं। अब वो एंजाइम क्या करेगा, उस डेड बॉडी को क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या कर देगा, डीकंपोज कर देगा, ठीक है। अब जो भी देखो इन्होंने क्या किया है, जो ये प्रोसेस है ना, कि ये बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करके फिर क्या है, उसको अब्सॉर्ब कर देते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स बने। तो इस प्रोसेस को हम ओस्मोट्रोफी बोलते हैं, और इसीलिए इनको ओस्मोट्रोफ्स बोला गया है ना, कि ये बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करेंगे, फिर जो भी न्यूट्रिएंट है ना, डीकंपोजिशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट बन जाएंगे उनको ये अब्सॉर्ब कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ओस्मोट्रोफी बोला जाता है,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं फूड चेन की बात कर रहे हैं, ये अपनी फूड चेन है। यहां से हम देखते हैं इसको, देखो मान लो कोई भी प्लांट था, कोई भी प्लांट था, अब प्लांट को किसने खा लिया, एक हर्बीवोर ने खा लिया। हर्बीवोर क्या होते हैं, प्लांट को खाने वाले एनिमल, ठीक है। और कार्निवोर क्या होते हैं, एनिमल को खाने वाले एनिमल। मेरी बात को समझो कि हर्बीवोर क्या होते हैं, हर्ब यानी प्लांट, है ना, तो हर्बीवोर होते हैं प्लांट को खाने वाले एनिमल। और कार्निवोर जैसे कि अपना शेर हो गया, तो वो पेड़ पौधे तो खाता नहीं है, वो दूसरे जानवर को ही खाता है। हर्बीवोर जैसे कि अपना हिरण हो गया, वो क्या खाएगा, पेड़ पौधे खाएगा, ठीक है। अब यहां पे तो मैंने एग्जांपल बताया। फिर अपना आ जाएगा टॉप कार्निवोर की। टॉप कार्निवोर का मतलब क्या है, इसको कोई भी नहीं खा पाएगा। टॉप कार्निवोर का मतलब है इसको, टॉप कार्निवोर को कोई भी नहीं खा पाएगा। और इसका एग्जांपल लॉयन है, शेर है ना, शेर का शिकार कोई नहीं करता है, जंगल में शेर का शिकार कोई नहीं करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यही अपने क्या है, ट्रॉफिक लेवल है। जैसे ये अपना फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है T1, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल T2, T3 और T4, है ना। और इन्हीं को देखो, ये हो गया अपना प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये हो गया अपना प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर अपना हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। देखो एनिमल जहां पे आ गया मतलब वो कंज्यूमर है, तो कैसा है, प्राइमरी है। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से। और टर्शरी कंज्यूमर से ऊपर बात, है ना, आपके पास नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एनर्जी की बात करते हैं, यहां पे थोड़ी सी हम एनर्जी की बात करते हैं। देखो मान लो इसके पास थी, प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट के पास कितनी एनर्जी थी, 10,000 जूल, 10K यानी 10,000 जूल इसके पास एनर्जी की थी। तो यहां एनर्जी का जो लो होता है ना, वो 10% का लो होता है, 10% का, कि आगे जो एनर्जी जाएगी वो सिर्फ 10% जाएगी। तो इसके पास 10,000 जूल एनर्जी थी, तो इसको जो हर्बीवोर खाएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, तो उसके पास कितनी पहुंचेगी, सिर्फ 10% पहुंचेगी। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, सिर्फ 1,000 जूल उसके पास पहुंचेगी। अब नेक्स्ट इसको ये वाला कार्निवोर खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खाएगा, तो उसके पास उसकी 10% पहुंचेगी, यानी सिर्फ कितनी पहुंचेगी, 100 जूल पहुंचेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट उसको खाएगा तो उसके पास फिर से 10% पहुंचेगी, तो कितनी पहुंचेगी, 10 जूल पहुंचेगी। तो हम 10,000 जूल से चले थे और यहां पे सिर्फ 10 जूल पहुंचेगी। 10% एनर्जी का लॉ याद रखना है। और एक बात यहां पे अपने को देखने को मिल रही है कि ये फूड चेन है, तो फूड चेन में फ्लो देख लो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। फ्लो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है ना। कैसा फ्लो है, एक बार फिर से बोलता हूं मैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ये बातें भी ठीक है, 10% का समझ में आ गया, यूनिडायरेक्शनल समझ में आ गया। और यहां पे मैं आपको एक और बात बताऊंगा, देखो जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फूड चेन कितनी थी, 1 2 3 4 थी, तो देखो हम 10,000 से 10 पे पहुंच गए। अगर ये फूड चेन सिर्फ इतनी होती, सिर्फ 2 के बीच होती, तो 10,000 से हम 1000 पे पहुंचते। मतलब जितनी छोटी फूड चेन होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि 10% लो वाला ये हमें बता रहा है कि जितनी लंबी फूड चेन होती जाएगी 10% वो चीजें कम होती जाएगी, ठीक है। एक और बात यहीं पे मैं आपको बता दूं कि फूड चेन के अंदर डीकंपोजर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। सारे पॉइंट क्लियर हैं। और यही पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं कि फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। देख लो एनर्जी का फ्लो कैसे है, यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा सकता है। और क्या है, जितनी छोटी फूड चेन होगी ग्रेटर एनर्जी, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि 10% का लो है। और यहां पे उसी 10% लो की बात की गई है कि ईच ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ये मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि फूड चेन के अंदर डीकंपोजर्स को क्या है, इंक्लूड नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है फूड वेब, है ना। फूड वेब क्या होता है, देखो वेब माने क्या होता है, जाल होता है। वेब माने क्या होता है, जाल होता है। देखो मान लो ये अपनी एक फूड चेन है, ये अपनी एक फूड चेन है, एक फूड चेन है, ठीक है। अब मैं दूसरी फूड चेन बनाने जा रहा हूं, ये अपनी दूसरी फूड चेन है, ठीक है। अब मैं तीसरी फूड चेन बना देता हूं, मान लो ये अपनी तीसरी फूड चेन है। अब एक और फूड चेन बना लेता हूं, मान लो ये अपनी एक और फूड चेन है, ठीक है। और एक और फूड चेन बना लेता हूं, मान लो यहां पे एक और। इस तरीके से क्या है, फूड चेन आपस में मिलके एक जाल बना रही हैं। फूड चेन है ना, बहुत सारी फूड चेन मिलके आपस में एक जाल बना रही हैं, और उसी को बोलते हैं क्या, फूड वेब बोलते हैं कि मैनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड,
ठीक है। अब देखो जितनी कॉम्प्लेक्स क्या बोला गया है कि ये फूड वेब जो है, फूड ये जाल जो है, जाल जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना परमानेंट और स्टेबल होगा, है ना। एक बात याद रखनी है कि ये जो जाल है, नाम में ही जाल आ रहा है तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी अच्छी बात है ना। तो फूड वेब जितनी कॉम्प्लेक्स होगी उतनी ज्यादा परमानेंट होगी, उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट है पिरामिड है। देखो पिरामिड की जो भी एनसीईआरटी के अपने डायग्राम है ना पिरामिड के, सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो पिरामिड कौन से आएंगे, पिरामिड ऑफ नंबर आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास आएगा, और ये आएगा पिरामिड ऑफ बायोमास, और ये किसका है, अपना एक्वाटिक इकोसिस्टम का है, ठीक है, और क्या आएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी आएगा। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, सारे पिरामिड जो है वो अपराइट है यानी सीधे हैं, सारे पिरामिड जो अपराइट है सीधे हैं, बस इस पे स्टार लगा लो। मैंने ट्रिक क्या बताई कि एनसीईआरटी में पिरामिड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सारे कैसे हैं, सीधे हैं, ये सीधा अपराइट है, ये भी सीधा है अपराइट है, ये भी सीधा है अपराइट है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि ये वाला क्या है, ये वाला अपना इन्वर्टेड है। सिर्फ एक याद रखना है कि ये वाला इन्वर्टेड है। अब देखो यहां पे अपने पास दो टर्म आती हैं, एक आती है स्टैंडिंग क्रोप और एक आती है स्टैंडिंग स्टेट, है ना। एक है स्टैंडिंग क्रोप, एक है स्टैंडिंग स्टेट। देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लिविंग मास, है ना, स्टैंडिंग क्रोप क्या होती है कि किसी भी गिवन एरिया का उस पर्टिकुलर टाइम पे लिविंग मास कितना है, वो है स्टैंडिंग क्रोप, बात खत्म है। स्टैंडिंग स्टेट की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक, है ना, किसी भी एरिया के उस पर्टिकुलर टाइम पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कितने हैं, है ना, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, है ना। मैंने क्या बोला, स्टैंडिंग क्रोप मतलब उस एरिया का उस पर्टिकुलर टाइम पे लिविंग मास कितना है, लिविंग मास, बायोमास कितना है, वो है स्टैंडिंग क्रोप। और किसी भी एरिया का कितना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कितने हैं, वो क्या हो जाएगी, उसकी स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करने वाले हैं। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन को मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा। देखो मान लो ये एक बंजर एरिया था, ये एक बंजर एरिया था, और ये 50 साल बाद कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और इस पे अलग अलग प्लांट, एनिमल, अलग अलग कुछ कुछ आ गया, इस पे अलग अलग स्पीशीज आ गई, ठीक है। क्या है ये, क्या है, एक बंजर एरिया था और 50 साल बाद ये कुछ ऐसा हो गया और ये फाइनली यहाँ पे आके स्टेबल हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम सक्सेशन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये काम मैंने आपको बताया कितने साल में हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल ये 50 साल में, 50 ईयर्स में हुआ। अब जाहिर सी बात है यहां पे आके क्या हो गया है, ये स्टेबल हो गया है, यहां पे आके स्टेबल हो गया है, यानी ये जो भी मूवी चली है 50 साल में, ये उसका क्या आ चुका है, ये जो भी 50 साल में मूवी चलू है, ये क्या आ चुका है, उसका क्लाइमेक्स आ चुका है कि फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं हिल रहा, स्टेबल हो चुका है। तो जाहिर सी बात है ये क्लाइमेक्स आ चुका है, तो इस पोजीशन पे जो इस पे स्पीशीज होंगी इस टाइम पे, वो कैसी होंगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी, ठीक है। और जो पहली बार आई होंगी, दो ही चीजें आपको याद रखनी, क्लाइमेक्स यानी फाइनल जो आ चुकी है, और ये बंजर एरिया था, ये एक बंजर एरिया, तो जाहिर सी बात है इस पे कभी ना कभी तो पहली बार कुछ तो होगा ना, कुछ तो कोई तो स्पीशी आई होगी ना। तो जो स्पीशी उस टाइम आई थी उसको हम बोलते थे पाइनियर। पाइनियर का मतलब ही क्या होता है, पहला। पाइनियर का मतलब ही क्या होता है, पहला। तो पहली बार जो आई कम्युनिटी वो होगी पाइनियर कम्युनिटी, और जो फाइनल स्टेबल होने के बाद फाइनल बन गई वो हो गई क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। क्या है, बेयर एरिया था यानी बंजर इलाका था, बंजर इलाके पे पहली बार जो स्पीशीज आई वो होंगी पाइनर स्पीशी, और फाइनली जो स्टेबल हो गया वो होगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसी को बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अब देखो ये वही लिखी है, और सीयर क्या है, देखो धीरे धीरे, है ना, मैंने क्या बोला 50 साल में है, तो 50 साल में जो जो स्पीशी आई, ऐसे तो है नहीं एक ही आ गई और वही फाइनल बन गई। मान लो ये आई, फिर 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 ये आई, और फाइनली ये आके यहाँ पे स्टेबल हुई है। तो जो ये सीरीज चल रही है ना, ये बार बार कोई कम्युनिटी अलग अलग आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सीयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ प्लांट की बात की गई है, एक बात की गई है किसकी, हाइड्रार्क सक्सेशन की, एक बात की गई है किसकी, जीरार्क सक्सेशन की। देखो हाइड्रार्क नाम से ही पता लग रहा है, यानी पानी की बात हो रही है, वेट एरिया की बात हो रही है, ठीक है। और ये जीरार्क मतलब क्या होता है, ड्राई एरिया। हाइड्रा मतलब क्या है, गीला एरिया, पानी वाला एरिया, और जीरार्क मतलब क्या है, ड्राई एरिया, सूखा एरिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि चाहे आप ज्यादा पानी एरिया, है ना, ज्यादा पानी वाले एरिया से शुरू करो, चाहे आप सूखे
एरिया से शुरू करो, जो फाइनल क्लाइमैक्स है ना, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी बनेगी वो मिजिक कंडीशन में बनेगी। मिजिक कंडीशन में मतलब क्या है? मिजिक मतलब मीडियम वाटर कंडीशन, मीडियम वाटर कंडीशन कि ज्यादा वाटर से भी हम मीडियम वाटर पे आए और कम वाटर सूखे इलाके से भी हम मीडियम वाटर पे ही आ रहे हैं। ये बात यहां पे अब बोली गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की। देखो ये बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। मान लो ये कोई बंजर इलाका है, ये कोई बंजर इलाका है और इसके ऊपर पहली बार कोई स्पीशीज आ रही है, बिल्कुल पहली बार, है ना। इस पे कभी भी जिंदगी में कोई भी स्पीशीज नहीं थी, बिल्कुल पहली बार आई है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या? प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। और सेकेंडरी क्या होगा? मान लो ये थी, ये अपने पास जमीन थी और ये हरी भरी थी, ये हरी भरी थी, तो हुआ क्या? यहाँ पे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या कुछ तो ऐसा हो गया कि ये जो जमीन थी ये बर्बाद हो गई, है ना। बाढ़ आ गई और ये बर्बाद हो गई। अब इसके ऊपर दोबारा जो है ना, दोबारा बाढ़ आने के बाद दोबारा से ये ग्रो करेगी बेचारी, तो दोबारा जो स्पीशी आएंगी वो हो जाता है अपना सेकेंडरी। पहली बार आई मतलब प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी यानी पहले इस पे पहले से कुछ था और बर्बादी हो गई थी, बर्बादी के बाद दोबारा से स्टार्ट हुई है, तो ये है सेकेंडरी। अब जाहिर सी बात है, देखने से ही पता लग रहा है कि टाइम किसका ज्यादा होगा, तो सेकेंडरी वाले पे तो पहले से कुछ था तो ये थोड़ी जल्दी हो जाएगी, तो टाइम किसका ज्यादा होगा? प्राइमरी का ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बंजर इलाका था, कुछ भी नहीं था। तो यही है प्राइमरी और सेकेंडरी। एग्जांपल दिए हुए है ना, क्या है प्राइमरी के एग्जांपल दिए हुए? न्यूली कूल्ड लावा बेयर रॉक न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, है ना। और इसके है ना फ्लडेड एरिया, बाढ़ आ गई, या कट फॉरेस्ट, हमने जंगल काट दिया था फिर वो दोबारा से ग्रो कर रहे हैं, ना। बर्न फॉरेस्ट यार जल गया था, जंगल जो है जल गया था और दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। और ये भी बात है फास्टर देन प्राइमरी होगा, सेकेंडरी जो है फास्टर होगा क्योंकि उस पर पहले से ही स्पीशीज वहां पे अवेलेबल थी। ठीक है, नेक्स्ट ये एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ दिया हुआ है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए हर हाल में, है ना। ये सक्सेशन का ही दिया हुआ है कि फाइटोप्लैंक्टन से क्या आया? सबमर्ज्ड, फिर उससे बने सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, फिर बने रीड स्वैम्प स्टेज, फिर मार्श मीडो स्टेज आई, फिर स्क्रब स्टेज आई और फिर फाइनली फॉरेस्ट बन गया। फॉरेस्ट में ये क्या दिया हुआ है? सक्सेशन दिया हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो ये दो तरीके की अपने पास हो सकती हैं, दो तरीके की। कौन सी? गैसियस हो सकती है या फिर क्या है सेडिमेंट्री हो सकती है। ठीक है, अब गैसियस का मतलब क्या है कि जिनका रिजर्वोयर जो है वो एटमॉस्फेयर में हो, और सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का तो है ना नाम से ही पता लग रहा है कि चट्टान पत्थर, है ना, रॉक्स में, कि रिजर्वोयर कहाँ हो? अर्थ क्रस्ट में हो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है नाइट्रोजन वाली साइकिल, देखो नाइट्रोजन मेनली कहाँ होती है? अपनी एटमॉस्फेयर में तो होती है, तो नाइट्रोजन वाली, कार्बन वाली यानी कहाँ पे हो जाएगी? मेनली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती। तो ये क्या है? सारी एटमॉस्फेयर में, कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। और अर्थ क्रस्ट में देखो चट्टानों में, पत्थरों में कौन सी होती है? फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये अपने कहाँ होते हैं? चट्टानों में होते हैं। तो यहां भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमें थोड़ी डिटेल में देखनी है, जो अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है, वो क्या है? एक तो है अपनी कार्बन साइकिल और एक है अपनी फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, इतने खास इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये है अपनी कार्बन साइकिल। ठीक है, तो इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कितने बन सकते हैं। एक 71% वाला बन सकता है, एक 1% वाला, एक 49% वाला। बाकी जो भी है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें से इतना सॉलिड क्वेश्चन हमें बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो 49% क्या है? क्या बोला गया है? क्या बोला गया है कि कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट होता है ना, ड्राई वेट यानी पानी उसमें से निकाल दो, मॉइस्चर उसमें से निकाल दो, उसके बाद जो वेट बचेगा उसका 49% किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। ठीक है, अब 71% वाला क्या है कि 71% ऑफ कार्बन इज डिसॉल्व्ड इन ओशियंस, है ना। ग्लोबली बात हो रही है, ग्लोबली पूरे ग्लोब की बात हो रही है कि 71% ऑफ कार्बन इज डिसॉल्व्ड इन ओशियन। ठीक है, एटमॉस्फेयर के पास कितनी है? कितनी ग्लोबल कार्बन है? सिर्फ और सिर्फ 1% है। 71% कहां है? ओशियंस के पास है, और सिर्फ 1% किसके पास है? एटमॉस्फेयर के पास है। तो 49%, 71% और 1%, बाकी क्या है? थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप देख लो, है ना। कार्बन साइक्लिंग अकर थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन, थ्रू लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म, ये थ्योरेटिकल से पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे बर्निंग ऑफ वुड यानी हम पोल्यूशन फैलाएंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और
और उससे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी वो इसे फिर से आ गया कि कार्बन साइकिल को गड़बड़ कर रहे हैं, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट फॉस्फोरस साइकिल में आए, फिर इसमें फिर से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है, क्वेश्चन पूछे जाने लायक। देखो इसमें ये तो सब बता देंगे कि फॉस्फोरस इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। देखो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड। तो नाम में यार है फॉस्फोरस उसमें होगा। ठीक है, और कहां पे होगा, न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में तो हमें पता है ना किससे बनी होती है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए है या फिर आरएनए है, किससे बना होता है, डीएनए या आरएनए किससे बना होता है कि नाइट्रोजिनस बेस प्लस क्या है शुगर प्लस क्या है फॉस्फेट। तो यहां भी फॉस्फोरस आता है हमारे पास। सेल्यूलर एनर्जी यानी एटीपी में भी फॉस्फोरस आता है। तो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि यहां पे फॉस्फोरस का लेना देना होता है। और कहां पे है फॉस्फोरस, यहां पे देखो मेक शेल्स बोन्स टीथ, है ना, हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में, और जो जानवरों की शेल्स होती है उनमें भी फॉस्फोरस का लेना देना है। अब ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इज अ रॉक। मैंने बोला था ना कि फॉस्फोरस सल्फर की जो रिजर्वोयर होंगे वो क्या होंगे, रॉक, चट्टाने, पत्थर, वो सब होंगे। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, ये जो भी है ये यहां पे मैं आपको बताऊंगा, ये जो भी थ्योरेटिकल लिखा हुआ है यहां पे ये सब कवर हो जाएगा। देखो रॉक मिनरल्स, ये क्या थे, अपने चट्टानों के पास फॉस्फोरस पड़ा हुआ था। अब चट्टानों के पास फॉस्फोरस पड़ा था तो वो धीरे धीरे कहां आ जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा। अब मिट्टी में क्या उगते हैं, अपने प्लांट्स उगते हैं, और प्लांट्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो इस मिट्टी से फॉस्फोरस को कौन उठा लेंगे, प्लांट्स उठा लेंगे। ठीक है, अब प्लांट्स के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो उस प्लांट को कौन खा जाएगा, एनिमल यानी कंज्यूमर खा जाएगा, या फिर ये प्लांट अपनी उम्र पूरी होने के बाद, है ना, टपक जाएगा। समझ गए ना, टपक जाएगा यानी टपक ही जाएगा, और क्या बन जाएगा, डेट्राइटस। और जाहिर सी बात है कोई भी एनिमल है वो भी एक दिन क्या है, टपक जाएगा, वो भी बन जाएगा डेट्राइटस। तो फिर क्या है, फिर से दोबारा कहां पे आ जाएगा फॉस्फोरस, अपना सॉइल सॉल्यूशन में, और यही साइकिल अपनी चलती रहेगी। ठीक है, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि रॉबर्ट कॉन्सजाना ने, है ना, रॉबर्ट कॉन्सजाना कुछ भी बोलो, बस ये नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या किया था कि नेचर के ऊपर, कि हम कुदरत से क्या क्या ले रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से इन्होंने क्या प्राइस टैग लगाया था कि कुदरत का अगर हम प्राइस टैग लगा दें तो इतना बनेगा, कितना, 33 ट्रिलियन डॉलर, कितना, यूएस डॉलर, कितना, 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर ईयर, एक साल में। ठीक है, तो और उन्होंने परसेंटेज भी बांटी थी कि टोटल कॉस्ट का 50% किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, लेस देन 10% किसके लिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग के लिए। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है। और 6% किसके लिए, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके लिए। ठीक है, ये है सिंपल सा, कुछ नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि इकोसिस्टम पे वो प्राइस टैग जो था वो किसने लगाया था, इसने लगाया था। ठीक है, और ये थोड़ी सी वैल्यू याद रख लेना, 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर ईयर, है ना, और ये परसेंटेज भी यही, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये अपना प्यारा सा चैप्टर समाप्त यहां पे किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।